हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब क्लर्क की जो पोस्ट है, ओके, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो 2023 का है। ओके, आज से हम एसबीआई क्लर्क की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करने के पहले अपन यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है हम पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको अपन कंप्लीट सॉल्व कर रहे देख रहे हैं, ताकि अपने को पेपर पैटर्न जो है वो पता चल जाए कि एग्जैक्ट पेपर पैटर्न कैसे आता है, मतलब लास्ट ईयर कैसे पूछा था, कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो अभी 2024 का जो पेपर आएगा जनवरी फरवरी में, तो उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, उसका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, डेली मैं यहाँ पे मॉक पेपर भी पोस्ट करूंगा, प्लस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो अपने क्वेश्चंस है उसके भी मिनिमम 50 टू 100 टॉपिक्स मतलब क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो है वो डेली कवर करेंगे, ताकि हमारी 1 मंथ मतलब 30 टू 40 डेज अपने पास अवेलेबल है। तो 30 टू 40 डेज में अपना मिनिमम प्रिपरेशन हो जाए, ताकि पेपर जो है वो इजी लगे। ओके, जो भी बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि जो न्यू कमर है मतलब जो आज इस बार फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम्स दे रहे हैं एसबीआई क्लर्क की, तो उनको भी पेपर पैटर्न कैसे रहेगा ये पता चलना चाहिए। देन उसके बाद कंसेप्ट कैसे रहेंगे, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें अपन यहाँ पे डिटेल्स में आज देखेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से कंटिन्यू अपन एसबीआई क्लर्क का एक प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, और एसबीआई क्लर्क का जो प्रिपरेशन है वो अपन सिंप्लीफिकेशन, देन सिटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश का सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे, ताकि जो 30-40 डेज अपने पास अवेलेबल है उसमें सारा प्रिपरेशन अपना हो जाए। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग इंग्लिश का पैसेज या इंग्लिश का जो टेस्ट है वो नहीं प्रिपेयर करते हैं। ओके, डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल रहता है वो डिफरेंट लेवल रहता है। प्लस यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर क्यूटी हो, जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो प्रैक्टिस अगर करना है तो मैं प्रैक्टिस अगर करना है तो यहाँ पे मैंने एनआईएससीएल का भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आप दोनों मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एनआईएससीएल के मिनिमम 15 टू 20 मॉक पेपर सॉल्व करके दूंगा, और एसबीआई क्लर्क के भी मिनिमम 15 टू 20 मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। जो प्रिपरेशन पैटर्न रहेगा, पेपर रहेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, सेम क्वेश्चंस के ऊपर कोई भी मॉक पेपर नहीं रहेगा। हर मॉक पेपर में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे क्यूटी हो। ओके, तो जो बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हैं वो फुल वॉच कीजिए वीडियो को, ताकि पूरा पेपर का स्ट्रक्चर अपने को पता चले, क्वेश्चंस का टाइप पता चले, कितने मिनट्स में कितने क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा। और इंग्लिश का तो ठीक है, आप वीडियो देख के भी डायरेक्टली यूज मतलब हेल्प हो सकती है आपकी, लेकिन जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पार्ट है उसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको प्रिपरेशन करना है एसबीआई क्लर्क का, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वॉच करके हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ओके, ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर पता हो जाए, मतलब फर्स्ट पीवाईक्यू में, देन उसके बाद अपन कभी ये स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी आप ये माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, इसके बाद भी अपन सब्जेक्ट वाइज प्लस मॉक पेपर प्लस पीवाईक्यू, जो 2016 तक पीवाईक्यू मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं सारे पीवाईक्यू यहाँ पे पोस्ट करूंगा, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन जो है एसबीआई एसोसिएट जो 2024-2025 का प्री एग्जाम पैटर्न है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट टेस्ट है, मतलब फर्स्ट जो
सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स उसमें रहेंगे 30 मार्क्स। ओके, और उसके लिए सॉल्व करने के लिए अपने को दिए है 20 मिनट्स। ओके, मतलब इनडायरेक्टली 20 मिनट्स ये जो है ये सेपरेट टाइम है, सिर्फ ये इंग्लिश का है। अगर आप इंग्लिश को 10 मिनट में अगर सॉल्व करते और बोलते कि 10 मिनट में एक्स्ट्रा मैथ्स के लिए बचा के रखता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, इंग्लिश का अगर दिया है तो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स तक दूसरा सेक्शन ओपन भी नहीं होगा। ओके, तो 20 मिनट्स में अपने को 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन सेकंड जो सेक्शन है हमारा न्यू रीजनिंग एबिलिटी का है, जहां पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 35 मार्क्स अवेलेबल है, और उसके लिए भी सेपरेट टाइम दिया है 20 मिनट्स। ओके, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी 35 क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स है, और इसके लिए टाइम दिया है अपने को 20 मिनट्स का। ओके, मतलब 3 सेक्शंस अगर दिए हैं तो 3 सेक्शंस को मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो है वो रहेंगे अपने 100, और इसको सॉल्व करने के लिए अपने को टोटल टाइम दिया है 60 मिनट्स का। मतलब इनडायरेक्टली ये 60 को कट करके यहाँ पे 50 मिनट्स डाल दो, तो 50 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 30 सेकंड जो है वो एक क्वेश्चन को अपने को देना है, ऐसे समझ के चलो। ओके, तो ये जो पूरा पैटर्न है, यहाँ पे अपन इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे, रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब तीनों सेक्शंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेपरेट सेपरेट नहीं कर रहे, एक ही पीवाईक्यू में अपन सारा मतलब पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो आप वॉच कीजिए, जो भी रीजनिंग का है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है उसका आप खुद सॉल्व करके देखिए। ओके, कोई भी अगर एरर्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई क्वेश्चंस गलत होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट बता सकते हैं, मैं वहां पे उसको करेक्ट करने का ट्राई करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपन 15 टू 20 मॉक पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, प्लस पीवाईक्यू अलग से, मतलब 30 टू 40 डेज का जो प्लान है, मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले ही वीडियो में, तो सारा प्रिपरेशन अपन वही एंड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मेरी एक सजेशन है आपको कि आप NISL के भी जो वीडियोस है, मतलब मॉक पेपर है, वो भी सॉल्व कीजिएगा, और SBI क्लर्क के जो पोस्ट करूंगा वो भी आप सॉल्व कीजिएगा। दोनों पेपर अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएंगी, और पेपर जो आपको है वो बहुत इजी लगेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो अपना इंग्लिश सेक्शन है। तो इंग्लिश सेक्शन के अपने पास 30 क्वेश्चंस दिए हैं, तो 30 क्वेश्चंस के हिसाब से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट यहाँ पे देखो मैं सेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है करके राइट टॉप पे, और जो पीवाईक्यू है वो 2023 का है अपने पास, और पोस्ट है अपनी SBI की जूनियर एसोसिएट, मतलब डायरेक्टली क्लर्क की जो पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डायरेक्शंस दिया है 1 to 8 का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन ये पैसेज के ऊपर अपने को दिए हैं। मतलब इनडायरेक्टली अब यहाँ पे अपने को ये भी डिफाइन करना है कि कौन से सेक्शंस, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अगर देखा जाए तो पैसेज के भी आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए पैराग्राफ के ऊपर भी। तो पैसेज अगर कोई भी आता है तो उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, हर इसका मैं सेपरेट, ये मॉक पेपर है इसलिए थोड़ा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जो अपन सेपरेट वीडियोस बनाएंगे उसमें मैं हर चीज को डिटेल्स में बताऊंगा आपको। ओके, तो चलिए देखो, सबसे पहले तो पैसेज दिया अपने को, सबसे पहले कितने पैसेज दिए हैं देखो, पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ, मतलब 5 पैराग्राफ अपने को दिए हैं, और 5 पैराग्राफ के ऊपर से अपने को 8 क्वेश्चंस दिए, तो 8 क्वेश्चंस अपने को 5 पैराग्राफ के ऊपर से डिफाइन करना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ के पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, या फिर एक काम कर सकते हैं अपन, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, कुछ पॉइंट्स जो है उसके माइंड में सेट कर लो कि ये पॉइंट्स ना यहाँ पे है, एंड देन उसके ऊपर सॉल्व करो, क्योंकि मैं बहुत बार कंफ्यूजन होता था कि इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है। तो इंग्लिश को सॉल्व ऐसे ही करना है कि सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ लो, या फिर 2 पैराग्राफ पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस देखो। ओके, पहले क्वेश्चंस देखेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हर पैराग्राफ में समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, इसलिए थोड़ा माइंड सेट करके आप सबसे पहले मिनिमम 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, देन ऊपर से क्वेश्चंस में आ जाइए, तब अपने को क्लियरली समझ में आ जाता है कि जो पैसेज है उसका थीम क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, सारी चीजें अपने को यहाँ पे समझ में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए दो पैराग्राफ अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। तो देखो, ब्राउन्स थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग
while captivating in its simplicity, fail to address sheer complexity and inherent uncertainties of life. Advocating for constant positive outlook, this theory outlook intricate interplay of external factor and human emotions that shape our existence. Okay. Central to this theory is the belief that पॉजिटिविटी कैन सिग्निफिकेंटली, अब देखो यहाँ पे डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने का भी क्वेश्चन रहेगा। और जो बोल्ड दिया है, जैसे ये शीर दिया है, मीनिंग यहाँ पे स्ट्रेन दिया है, तो ये भी यहाँ पे इसके भी मीनिंगफुल वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या बोला है यहाँ पे कि लाइफ आउटकम, हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव अंडर एस्टिमेट the strain of uncontrollable elements such as social, economic background, health issue, and random life event. These factors often have profound impact of our lives, regardless of our mindset. By downplaying this aspect, Brown theory risks oversimplifying the diverse and often unpredictable nature of human experience। मतलब दो पैराग्राफ अपने हो गए, अब दो पैराग्राफ के ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द फंडामेंटल फ्लॉ इन ब्राउन थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और पहला क्वेश्चन जो है वो पहले ही पैसेज के ऊपर डिपेंड है। देखो Brown theory positive thinking while captivating simplicity fail address sheer of complexity that is uncertainties of life, मतलब unpredictable है, बराबर है, क्योंकि फेल टू एड्रेस शेयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनहेरिटेंस अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ बोला है, मतलब इनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखते हैं तो देखो यहाँ पे बोला है सेकंड थर्ड वाला, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो दिस थ्योरी सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने दिया ही है, बराबर है, कि कैप्टिवेटिंग इन सिंप्लिसिटी फेल टू एड्रेस द शीर, बोला है कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है, दिस थ्योरी सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। तो देखो यहाँ पे आंसर में दिया है, दिस पैसेज एक्सप्लिसिटली ब्राउन थ्योरी फेल एड्रेस sheer complexity and inherent uncertainty of life. These line directly support correct option indicating the theory underestimate life unpredictability, बराबर है। मतलब देखो हमने दो पैराग्राफ पढ़े हैं, लेकिन मेरे माइंड में सेट में था कि ये वर्ड्स यहाँ पे आया है, तो फर्स्ट लाइन में ही ये वर्ड था, तो मुझे उसका आंसर भी मिल गया। ओके, इसलिए जो अपन पैसेज पढ़ रहे हैं उसके कुछ वर्ड्स अपने माइंड में सेट करके रखिए, ताकि क्वेश्चन जब आए तो वो डायरेक्टली अपने को पता चले। ओके, तो चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई इज मोर सस्टेनेबल अप्रोच देयर मेक पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग का देखो यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ दिया है, पॉजिटिव कैन इफिशिएंटली आउटकम, बराबर है, रिस्पेक्टिव अंडर एस्टिमेट अनकंट्रोलेबल एलिमेंट एंड सोशल बैकग्राउंड। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है अपने पास, देखो क्या है, दिस, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो डेफिनेटली अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो मोर अप्रोच है सस्टेनेबल, बराबर है। तो यहाँ पे जो रेजिलियंस अबाउट ऑफ दिया है, तो वो क्या दिया है यहाँ पे, इमोशंस के ऊपर दिया है, बराबर है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो नेचुरल क्या है, इमोशंस है। तो देखो आंसर देखो यहाँ पे, देखो रेजिलियंस इज अबाउट एक्नॉलेजिंग डिफिकल्टी नॉट मेंटेनिंग पॉजिटिव फेसेट। It involves understanding the reality of one situation, accepting the presence of obstacle and developing strategy to adapt, overcome them, बराबर है। It is clearly to support the correct option, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो it's just an uncontrollable, okay। Furthermore, theory emphasizes perspective positive neglect importance, experience range of emotions like sadness, anger, frustration, बराबर है, hostilic emotion experience. The insistent positive lead to suppression of this emotion psychology. Additionally, Brown theory not fully recognized concept of resilience, बोला यहाँ पे, which is critical navigating life challenges. Resilience is about acknowledging difficulties,
not just maintaining positive facets। बोला है यहाँ पे द मोस्ट सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग अगर देखते हैं तो रेजिलियंस अबाउट एक्नॉलेजिंग डिफिकल्टीज, नॉट जस्ट मेंटेनिंग पॉजिटिव फेसेट। बराबर है। तो इट इन्वॉल्व्स रियलिटीज वन सिचुएशन एक्सेप्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। तो ये जो थर्ड पैराग्राफ फोर्थ पैराग्राफ है इसमें इसका ऑप्शन अपने को दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू अडॉप्ट ओवरकम लाइफ। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे थर्ड जो दिया है तो इसके लिए अपन सबसे पहले जो फोर्थ पैराग्राफ है एंड फिफ्थ पैराग्राफ है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग का कंसेप्ट तो दिया है, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो फर्स्ट इसमें दिया है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है कि हाउ डज पैसेज एड्रेस रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर इन ब्राउन थ्योरी। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ ब्राउन थ्योरी दिया है तो इसका कंक्लूजन अपने को मोस्ट पढ़ना जरूरी है। विदाउट कंक्लूजन अपन यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बराबर है। तो कंक्लूजन अगर देखना है तो उसके लिए अपने को यहाँ पे ये कंक्लूजन अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ब्राउन थ्योरी डज नॉट फुली रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस व्हिच इज क्रिटिकल नेविगेटिंग लाइफ चैलेंज। रेजिलियंस इज अबाउट एक्नॉलेजिंग डिफिकल्टीज, अडॉप्ट टू अप्रोच। Okay. In conclusion, while maintaining positive outlook is beneficial, in its sufficient when confronted with life complexity. A more nuanced approach which acknowledges full spectrum of human emotion, unpredictability is essential. Positive thinking without accomplishment and realism of acceptance life uncertainties can lead dissolvement. Integrity positive with realistic and adaptable mindset, therefore more effective strategy for dealing with life inherited uncertainties। तो देखो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, दिस पैसेज क्रिटिसाइज थ्योरी ऑफ डिसरिगार्ड लाइफ ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल। क्योंकि जो इमोशंस है, सैडनेस है, बराबर है, ये जो डिफाइन हो रहा है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल के ऊपर ही डिपेंड। बराबर है। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ में दिया है, दिस थ्योरी सिग्निफिकेंटली अंडरएस्टिमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। Brown theory overlook important external factor affecting our life. This criticism is directed toward theory failure of account for myriad uncomfortable element on social eco conditions। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट फोर्थ, identify the correct sentence about Brown theory of positive thinking as discussed in the passage। तो यहाँ पे ये देखो ब्राउन थ्योरी अगर देखा जाए तो यहाँ पे यही बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज इमोशंस लाइक सैडनेस, बराबर है, पॉजिटिव दिस कंस्ट्रेंट गोल ऑफ फोस्टरिंग वेलबींग। तो यहाँ पे देखो फोर्थ जो ऑप्शन है, दिस थ्योरी ओवरलुक नेसेसिटी ऑफ एक्सपीरियंस रेंज ऑफ इमोशंस। ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉजिटिव थिंकिंग के लिए यहाँ पे जो इमोशंस है उसके रेंज ऑफ इमोशंस यहाँ पे पॉजिटिविटी निग्लेक्ट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, what does the passage imply about psychological impact anchoring Brown theory। साइकोलॉजिकल अगर इंप्लाइज अगर देखते हैं यहाँ पे तो देखो सेकंड जो ऑप्शन है, दिस पैसेज इंप्लाइज स्ट्रिक्ट एंगर कैन लीड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। क्योंकि इमोशंस ऑफ जो डिफाइन थे वो बिल्कुल सैडनेस, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो वैलिड कंफर्मेशन है वो साइकोलॉजिकल क्या है, डिस्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट सिक्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, चूज द वर्ड दैट इज सिनोनिम्स फॉर शीर इज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे देखो ये शीर जो वर्ड यूज किया है इसका सिनोनिम्स अपने को पता है। तो शीर मतलब होता है एब्सोल्यूट, शीर मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट तो मीनिंग अपने को दिया ही हुआ है। देखो शीर मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट। तो देखो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पे पार्टिशियल भी दिया है तो पार्टिशियल मतलब एग्जिस्टिंग ओनली इन पार्ट और इनकम्प्लीट बोलते हैं। स्लाइट भी दिया है तो स्लाइट मतलब स्मॉल इन डिग्री और इनकंसिडरेबल। लिमिटेड दिया है तो लिमिटेड मतलब रेस्ट्रिक्टेड इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट। एंड ग्रेजुअल दिया है तो टेकिंग प्लेस और प्रोग्रेसिंग स्लोली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर उसका सिनोनिम्स आएगा वो क्या आएगा, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट सेवंथ, अब देखो यहाँ पे चूज द मोस्ट सुटेबल फिल द ब्लैंक इन द। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल दिस थ्योरी बिलीव पॉजिटिवली कैन सिग्निफिकेंटली लाइफ आउटकम। तो यहाँ पे देखो पांच ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड है, इजेंस है, स्कोप है, इन्फ्लुएंस एंड डायमेंशन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब होता है ग्रेट साइज, इसेंस मतलब होता है इनरिस्टिक इन नेचर, बराबर एब्स्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। स्कोप मतलब एक्सटेंड एरिया और सब्जेक्ट मैटर।
इन्फ्लुएंस मतलब कैपेसिटी टू कैरेक्टर्स, एंड डायमेंशन मतलब एज पर एज एक्सेप्ट फीचर और सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो इन्फ्लुएंस जो है वो करेक्ट वर्ड है, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है वो कैपेसिटी ऑफ एन इफेक्ट कैरेक्टर मतलब डेवलपमेंट बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा वो आएगा इन्फ्लुएंस। देखो क्या है, सेंट्रल टू दिस थ्योरी इज बिलीफ दैट पॉजिटिव कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लाइफ। नेक्स्ट 8, चूज द वर्ड एंटोनॉम स्ट्रेन। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेन दिया है, तो स्ट्रेन का एंटोनॉम, तो स्ट्रेन मतलब होता है इनडायरेक्टली फीलिंग लाइक स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब इनडायरेक्टली डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं अपन, बराबर है, स्ट्रेस लेना। तो वो स्ट्रेस मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन का अगर एंटोनॉम्स अगर देखते हैं तो वो होता है यहाँ पे देखो रिलीफ। ओके, तो रिलीफ मतलब फीलिंग एश्योरेंस और रिलैक्सेशन, बराबर है। टेंशन भी आता है, टेंशन इज द स्ट्रेट टाइट, बराबर है। प्रेशर जो होता है कंटिन्यू फिजिकल फोर्स। स्ट्रेस मतलब प्रेशर टेंशन, एंड लोड बर्डन मतलब लोड और हेवी। तो यहाँ पे रिलीफ मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली रिलीज फ्रॉम एंटेक्सिटी और डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस जो अपन बोलते हैं, और उसका एंटोनॉम्स होगा वो है रिलीफ। ओके, नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शन चेंज है यहाँ पे। 9 to 11 का डायरेक्शंस दिया है, तो देखो क्या बोला है, ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन contain sentence one word be omitted the following option must be appropriate used to complete sentence grammatically and context मतलब fill in the blank। तो मैं बता दूं कि fill in the blanks के भी अपन मिनिमम 100 यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंस रहेंगे। एसबीआई क्लर्क के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखेंगे कि जो अपडेटेड है, कि मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकली अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये आ सकते हैं, तो उसके भी अपन 100 यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। मतलब सेपरेट वीडियो उसका बनेगा जो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जैसे पैसेज का सेपरेट वीडियो बनेगा वैसे फिल इन द ब्लैंक्स का भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ओके, तो देखिए 9 क्वेश्चन दिया है, द मेलोडी प्लेड बाय स्ट्रीट म्यूजिशियन हैड एंड क्वालिटी दैट ड्रीव क्राउड ऑफ मेमोराइज लिसनर। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो क्वालिटी है वो म्यूजिशियन हैज अ ग्रेट क्वालिटी ऐसी बोल रहा है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी को डिफाइन करना है। तो क्वालिटी अगर डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, रिवोल्टिंग, एन्चांटिंग, हॉन्टिंग, स्ट्रिंगिंग एंड रिपेलिंग। यहाँ पे अगर करेक्ट मीनिंग देखा जाए तो वो है एन्चांटिंग। एन्चांटिंग मतलब कैप्टिवेटिंग और डिलाइटफुल, चार्मिंग अ मैजिकल वे। ओके, चार्मिंग जो मैजिकल वे बोलते हैं ना वो होता है एन्चांटिंग। ओके, देखो रिवोल्टिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉजिंग डिस्गस्ट और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, रिवोल्टिंग मतलब। एनहांस एन्चांटिंग मतलब क्या होता है, चार्मिंग मैजिकल वे, बराबर है। हॉन्टिंग मतलब क्या होता है, प्रोजीनियंट लिनन इफेक्ट, बराबर है। देन स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कॉजिंग शार्प स्मार्टिंग सेंसेशन, एंड रिपेलिंग मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग एडवर्ड डाइजेस्ट, बराबर है, डिसगस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, द मेलोडी प्लेड बाय स्ट्रीट म्यूजिशियन हैड enchanting quality that drew a crowd mesmerize listener, बराबर है। मतलब एक म्यूजिशियन की जो क्वालिटी है वो डिफाइन करना है, तो क्वालिटी अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड आएगा वहां पे एन्चेंटिंग, क्योंकि वो मैजिकल वर्ड डिफाइन। नेक्स्ट 10th, the wise elder guided the young apprentice through a dash journey unlocking the secret of unseen realism, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एल्डर गाइडेड अगर अप्रेंटिस थ्रू मतलब इनडायरेक्टली एक सीक्रेट अननोन प्लेस को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे खोज रहे हैं, तो उसको अगर अंडरस्टैंड अगर कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि अगर उसको डिफाइन अगर करना है तो उसको बोलते हैं अपन मिस्टिकल। ओके, मिस्टिकल इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, द सेंस ऑफ मिस्ट्री, वंडर जिसको बोलते हैं अपन, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, इनफर्नल है, इविडेंट है, मिस्टिकल है, क्रिप्टिक है एंड एग्जिस्टेंशियल है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा मिस्टिकल। देखो इन्वॉल्विंग और कैरेक्टर्स बाय सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर। इनफॉर्मल मतलब होता है रिलेटिंग टू हेड अंडरवर्ल्ड। ओके, इविडेंट मतलब होता है स्पेशली प्रिसीव और अंडरस्टूड। क्रिप्टिक मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस एंड ऑब्सक्योर।
और एक्सटेंशियल मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस और नेचर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिस्टिक। ओके, नेक्स्ट 11, the dash is with which the she handled challenging tasks showcase her expertise in the field। अब देखो यहाँ पे हैंडल चैलेंजिंग टास्क शोकेस हर एक्सपर्टाइज, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली उसके एक्सपर्टाइज को वो डिफाइन कर रहे हैं, बराबर है। एक्सपर्टाइज को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो मीनिंग बैठता है वो होता है सिंपली इजी, बराबर है, मतलब क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पे देखो अपरेंट जो है, अपरेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है क्लियरली विजिबल। रिप्लेंट जो होता है उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ एनवर्जन, ड्राइविंग अवे। सेंटिएंट मीनिंग जो होता है वो होता है एबिलिटी टू रिसीव और कंसिशन। देन फ्रेगमेंट अगर देखते हैं, फ्रेगमेंट तो हैविंग अ प्लीजेंट, ओके, स्वीट स्मेल जो बोलते हैं, अरोमेटिक। एंड इनडिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, नॉट क्लियरली डिफाइन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लियर विजिबली डिफाइन है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा देखो, द अपरेंट is with she handled the challenging task showcase her expertise। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, apparent। ओके, नेक्स्ट 12, the scientist conducted experiment in an dash laboratory to ensure control condition for accurate result। अब जो है यहाँ पे जो है वो क्या दिया है अपने को, एक एक्सपेरिमेंट इन डैश लेबोरेटरी बोला। अब लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए वो अपने ऊपर डिपेंड है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब डिस्प्रेस, ओके। थ्रिल्ड मतलब एक्सपीरियंसिंग अ सडन, एक्साइटेड मतलब हाईलाइटेड, बराबर है। एंड फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। आइसोलेटेड मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम अदर, कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर मीनिंग देखा जाए तो आइसोलेटेड क्या है, यहाँ पे सूट होता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो देखो क्या आएगा, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन एन आइसोलेटेड लेबोरेटरी टू इंश्योर कंट्रोल कंडीशन फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली उनको एक सेपरेट ऐसी लेबोरेटरी चाहिए जहां पे कंट्रोल हो एंड रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, बराबर है। नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे 13 में बोला है, डिस्पाइट द बस्टलिंग सिटी आउटसाइड द लाइब्रेरी मेंटेन अ डैश एनवायरनमेंट परफेक्ट फॉर क्विक रीडिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देख रहा है, लाइब्रेरी मेंटेन एनवायरनमेंट परफेक्ट क्वाइट रीडिंग फॉर कंप्लीशन, मतलब एक पॉजिटिव इंपैक्ट वहां पे शो करना है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, मीडियन, मीडियन मतलब होता है मिडल पॉइंट, बराबर है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सिचुएशन और इवेंट जिसको बोलते हैं। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब हाई डिग्री रीचिंग। एंड देन बोलता है सिनेरन, सिरेन मतलब यहाँ पे होता है क्लेम, पीसफुल। तो अपने को एनवायरनमेंट कैसी चाहिए, लाइब्रेरी का पीसफुल चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेफ। एंड एंटिक मतलब होता है रिलेटिंग टू पास्ट इरा, ओल्ड, हिस्टोरिकल जिसको बोलते हैं वो। तो यहाँ पे करेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सिरेन। ओके, तो क्या करेक्ट होगा, डिस्पाइट द बस्टलिंग सिटी आउटसाइड द लाइब्रेरी मेंटेन अ डैश एनवायरनमेंट परफेक्ट फॉर क्विक रीडिंग एंड कॉन्टेम्पलेशन। ओके, नेक्स्ट 14, अब देखो 14 को 14 टू 18 के क्वेश्चंस चेंज हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग पैसेज दीज आर ब्लैंक ईच विच हैज बीन नंबर्ड। ओके, these number are printed below the passage and against each 5 word are suggested, one of which fit in the blank appropriately, find out the appropriate word। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन 14 टू 18 के फिल इन द ब्लैंक्स दिए, देखो ये 14 की फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 15 की है, 16 की है, 17 की है और 18 की है। तो यहाँ पे ये 14 के ऑप्शन है, वैसे नेक्स्ट इसमें 15 के, 16 के, 17 के, 18 के ऑप्शन है। तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, इटालियन कजीन रिनो वर्ल्ड वाइड अ रिच टेप्स्ट्री ऑफ फ्लेवर and one iconic dish that this culinary excellence in classical spaghetti bolognese। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैसेज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक इटालियन कजिन्स के ऊपर, मतलब वर्ल्ड वाइड जो पार्टी है उसके ऊपर डिफाइन हो रहा है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, देखो क्या दिया है यहाँ पे, पोस्ट दिया है, क्रम्बल दिया है, प्रोड्यूस दिया है, स्प्रिंट दिया है,
राइट दिया है, बराबर है। अब इनके मीनिंग अगर देखते तो बोस्ट मतलब होता है प्राउडली, ओके, रंबल मतलब कंटिन्यूअसली, प्रोड्यूस मतलब होता है जनरेट, स्प्रिंट मतलब होता है हाई स्पीड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, एंड फ्रैक्स मतलब होता है सडन इंटेंस। तो यहाँ पे जो होता है कि इटालियन कजन रिनो क्या आएगा, बिकॉज ऑफ बोस्ट, बोस्ट मतलब प्राउड ऑफ शोइंग ऑफ समथिंग, बराबर है। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड आएगा वो क्या आएगा, बोस्ट, ओके, बोस्ट अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ फ्लेवर, ओके। नेक्स्ट 15, अब 15 का पैसेज देखो। अब यहां तक अपन ने तो यहाँ पे आएगा बोस्ट, बराबर है, बोस्ट अ रिच टेपेस्ट्री फ्लेवर एंड वन आइकॉनिक डिश दैट दैट हैज अ culinary excellence in classic सेक्वेती बोलोंजिस। तो यहाँ पे अगर डिफाइन हो रहा है तो एक आइकॉनिक डिश के ऊपर बता रहे जो एक्सेलेंस है, क्लासिक है, ओके। तो यहाँ पे अगर क्लासिक अगर रिप्रेजेंट देखते हैं तो यहाँ पे एक क्वालिफाई आइडिया होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखो दिया है रप्चर्स, दिया है ब्रेक्स, दिया है एम्बॉडीज, दिया है स्ट्रक्चर्स, दिया है एंड फेड्स दिया है। तो रप्चर्स मतलब होता है ब्रस्ट सडनली, बराबर है। ब्रेक मतलब सेपरेट, एम्बॉडीज मतलब रिप्रेजेंट और एक्सट्रीमिफाई क्वालिटी और आइडिया, देन स्ट्रक्चर्स मतलब होता है टू मेक सीरीज ऑफ सॉफ्ट एक्सप्लोजन साउंड, एंड फेड मतलब ग्रेजुअली बिकम लेस विजिबल, जिसको अपन बोलते हैं इनविजिबिलिटी जैसी बोलते हैं ना अपन उसको, तो वो। तो यहाँ पे अगर देखता है तो करेक्ट मीनिंग जो आएगा वो आएगा एम्बॉडीज 15। तो एम्बॉडीज दिस मतलब एम्बॉडीज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ आइडिया, क्योंकि वो डिश जो है वो एक आइकॉनिक डिश है जिसका अपन क्वालिटी और आइडिया को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए, ओके। देखो यहाँ पे आएगा बोस्ट और यहाँ पे आएगा एम्बॉडीज 15 में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बोलोग्ना दिस savory masterpiece features all dent pasta, ओके। तो अब 16 का देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बोलोग्ना सॉस सॉरी सेवरी मास्टरपीस फीचर एल डेंटे पास्ता इन लिशियस स्नो कुक रागू सॉस, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए हैं, बेड, बेड मतलब अनकवर, then stripe, stripe मतलब remove, okay, then expose, expose मतलब something visible, then envelope, envelope मतलब completely cover surrounding something, okay, and widespread मतलब speak in soft hushed voice, hushed voice, okay। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो फीचर्स ऑफ डेल्टा है तो यहाँ पे जो है एक समथिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंप्लीटली कवर डिफाइन कर रहा है, बराबर है, शो कुक इन रागू सॉस, तो कंप्लीटली कवरेबल डिफाइन होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा 16 में वो क्या आएगा, एनवलप, ओके। यहाँ पे आएगा बोस्ट, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, यहाँ पे डिश जो होती है वो क्या होती है अपनी डिफाइन होती है, और यहाँ पे 16 में क्या आएगा, एनवलप, ओके। तो यहाँ पे देखो एनवलप सॉस, द सॉस हार्मोनियस ब्लेंड्स ऑफ टोमेटोज, ग्राउंड मीट्स, ओनियंस एंड एरोमेटिक हर्ब, ओके। तो अब एरोमेटिक हर्ब के साथ क्या आएगा, क्रिएट अ सिंफोनी टेस्ट दैट टैंगल द प्लेट, मतलब यहाँ पे ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिला के क्या हो रही है, क्रिएट सिंफोनी टेस्ट क्रिएट हो रही है। मतलब यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय है, लिमिट्स है, डैम्फन्स है, रिप्रेस है एंड क्रिएट होता है। यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो क्रिएट आएगा, बराबर है। क्रिएट मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट मतलब ब्रिंग इनटू एग्जिस्टिंग और कुछ न्यू प्रोड्यूस जो बोलते हैं अपन यहाँ पे, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मिला के क्या हो रही है, एक न्यू टेस्ट क्रिएट हो रही है, बराबर है। देन उसके बाद गार्निश विद द फ्रेशी ग्रेटेड parmesan cheese dish capture Ezen's Italy culinary heritage, serve with the side of crusty bread and glass red wine, eat a dash gastronomic experience that ट्रांसेट वाटर। तो यहाँ पे जो डिश बनी है उसको सर्व करते हैं और डिलीवर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिलीवर, डिलीवर मतलब ऑफर समथिंग, बराबर है। और इम्पेरियल्स मतलब डेंजर, रिस्क मतलब डेंजर और लॉस, कंजर्व मतलब यहाँ पे सेव फ्रॉम लॉस, बराबर है, एंड डिमिनिश मतलब रिड्यूस। तो यहाँ पे जो हैगा वो क्या आएगा, डिलीवर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये अपने
5 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या हो गए कवर। इसके अपन सेपरेट वीडियोस में मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन जो सेपरेट वीडियोस रहेंगे उसमें मैं पूरा मीनिंग के साथ यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा। ओके, बेसिक टू एडवांस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 19 टू 22 के सेंटेंस दिए। देखो अब क्या बोला है, ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। These part may or may not in their correct position. Following each question, 4 sequences are provided. Select the number of part which will arrange in the given sentence in contextual meaningful way. If the parts are correct at their current position, then choose no arrangement are required. बराबर है, मतलब रीअरेंजमेंट है। 4 अपने को सेंटेंस दिए हैं और उसको अपने को क्या करना है, रीअरेंज करके एक फुल सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो 1922 के क्वेश्चन है, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट के अपन मिनिमम 50 टू 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेपरेट वीडियो में, जहां पे अपन बेसिक टू एडवांस पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 19 बोला है वाइंड पावर इज वाइटल फॉर, सेकंड सेंटेंस है सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। देन बोला है ट्रांसपोर्टिंग टू द सोलर एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे देखो अगर देखते हैं तो transitioning to solar and wind power is vital for reducing environmental impact. Okay, तो ये जो है यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले आएगा transitioning to the solar and wind power is vital for, बराबर है, vital for sustainable energy future reducing environmental impact, मतलब CABD इसका क्या है करेक्ट सेंटेंस। अगर यहाँ पे करेक्ट मीनिंगफुल अगर इसका वर्ड देखते हैं तो CABD यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है अवर पास्ट फेस वर्ल्ड माइंडफुल मेडिएशन ऑफर्स मेंटल क्रिएटिविटी एंड सेट स्ट्रेस रिडक्शन प्रोमोटिंग ओवरऑल वेल बीइंग इज। तो यहाँ पे क्या है, माइंडफुल मेडिएशन ऑफर्स, बराबर है, मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन promoting overall well-being in our face world, मतलब BCDA क्या आएगा, BCDA ये करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक मीनिंगफुल अपने को वर्ड्स जस्ट क्रिएट करना है, इतना हार्ड नहीं रहता है ये, सिर्फ अपने को जो वर्ड्स दिए सेंटेंस दिए उसके मीनिंग अपने को पता होने चाहिए और उसके हिसाब से अपने को अरेंजमेंट आनी चाहिए। अब 21 दिया है देखो, एंड आवर प्लेस इज इन इट, new insight into the cosmos, captivate humanity offering recent space advancement, मतलब एक recent space advancement के ऊपर एक डिफाइन हो रहा है, एक न्यू ऑफरिंग न्यू कॉस्मोस प्लेस डिफाइन हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, recent space and advancement, okay, captivate humanity offering new insights into cosmos and our place in it, मतलब क्या आएगा DCB। okay, next 22 social media shape opinions and connections but rises misinformation and mental health concern about the privacy। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो सोशल मीडिया शेप ओपिनियन एंड कनेक्शन बट रेजेस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी मिस इन्फॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ, मतलब ABDC यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट फॉर्म क्रिएट। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन जो दिया है वो 23 से लेके 26 का दिया है। ओके, तो देखो 26 टू 26 का जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। ओके, देखो रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर इन इट, the errors if any will be one part of the sentence, the number of that part is the answer, if sentence is error free then choose no error as the answer, ignore error or punctuation if any, मतलब कौन से यहाँ पे जो पार्ट्स दिए अपने को 4 पार्ट दिए तो उसमें कौन से पार्ट्स में अपने को एरर है ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 है देखो, each of the students, अब देखो each of the students in a class were eager to participate in the competition। अब यहाँ पे
रीड करने के बाद ही अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट है, मतलब ये सिंगुलर डिफाइन कर रहा है, और सिंगुलर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे कभी भी वेयर नहीं आता है, बराबर है। वेयर की जगह क्या आता है, यहाँ पे वॉज आता है, मतलब सी में जो है वो क्या है, एरर है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। जहां पे अपन जैसे ही सेंटेंस पढ़ रहे तो वहीं पे अपने को क्या होता है, अपने को बेसिक भी अगर। नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स फॉर जॉब आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब जहां पे सिंगुलर वर्ब अगर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे आर आएगा क्या, यहाँ पे द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स फॉर जॉब इज चाहिए, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर जब नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स बोला है फॉर द जॉब, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लीकेंट ये सिंगुलर वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आना चाहिए, इज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। ओके, नेक्स्ट 25। neither of two candidates have submitted their applicant their application form before the deadline। अब neither of जो है वो यहाँ पे नहीं चाहिए, बराबर है। neither of जब यहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है कि neither of two candidate, तो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या have नहीं होना चाहिए, यहाँ पे has आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो क्या है, डिफाइन, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो होता है वो यहाँ पे हैव सबमिटेड नहीं होता, कभी भी हैज सबमिटेड। नेक्स्ट 26। among the various challenges faced by team, okay, the lack of resources were the most significant। अब यहाँ पे देखो, जब अबाउट चैलेंजेस फेस बाय टीम, मतलब यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेस है। अब लैक ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या हो, सिंगुलर वर्ब डिफाइन हो रहा है, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेयर की जगह वॉज आना चाहिए। तो यहाँ पे जो एरर है इसमें है डी, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डी। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे 27 टू 30 का फिर से क्या है, डायरेक्शन चेंज है, बराबर है। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन चेंज है तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, each of the following sentence 4 words have been highlighted which may or may not be misspelled or appropriate in their usage। mark the erroneous word and answer if all words are correct and their spelling or usage, choose all are correct as your answer। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है 27 का, द एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोलॉन्ग, ओके, drought were evident in withering corn with drying up to the river। मतलब यहाँ पे देखो एडवर, प्रोलॉन्ग, इविडेंट एंड ड्राइंग, यहाँ पे सभी मीनिंग्स क्या है, करेक्ट है, और स्पेलिंग भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आएगा ऑल आर करेक्ट, क्योंकि मीनिंग जो होता है देखो, एडवर्ट मतलब होता है प्रिवेंटिंग सक्सेस, प्रोलॉन्ग मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम, एविडेंट मतलब प्लेन और ओबियस, ड्राइंग मतलब कॉजिंग बिकम ड्राई। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे 28 में द इनफेमस, ओके, पेंटिंग admired by enthusiasts worldwide, the majestically at the center of gallery, drawing the gaze of every visitor। अब देखो यहाँ पे इनफेमस जो होता है वो इंप्लाइज होता है बैड रेपुटेशन। अब बैड रेपुटेशन अगर देखते हैं तो ये मैजेस्टिकली सेंटर ऑफ द गैलरी तो नहीं हो सकती, बराबर है। तो यहाँ पे जो इनफेमस वर्ड है वो क्या है, यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट अगर होता है तो यहाँ पे एडमायर्ड अगर रेपुटेशन अगर देखते हैं तो वो बैड रेपुटेशन को डिफाइन करा, लेकिन यहाँ पे मैजेस्टिकली एंड ड्रॉइंग गेज ऑफ वेरी एवरी विजिटर बोल रहा है, मतलब वो अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन कभी भी बैड नहीं होता, वो अच्छा ही होता, मतलब फेमस होता है। तो इन फेमस पेंटिंग अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे शुड भी क्या होना चाहिए, सिर्फ फेमस होना चाहिए, इन फेमस नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इन फेमस जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 29। Despite initial doubt, she decided to accept the job offer, realizing it was unique opportunity advance her career। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट है, ई एक्स, यहाँ पे होना चाहिए एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी। ओके, क्योंकि अब शी डिसाइड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, मतलब नॉट इंक्लूड अदर दैट, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो होता है
कि उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पे एरर है। ओके, नेक्स्ट 30, after week of diligent practice her piano skill improved significantly, enabling her master even the most challenging price easy। ओके, तो अब यहाँ पे पीसेस जो है वो इजी नहीं आता कभी भी, बराबर है। तो करेक्ट वर्ड अगर दिखता है तो वहां पे एडवर्ब अगर मॉडिफाई देखते हैं मास्टर की तरफ, तो वहां पे क्या आना चाहिए, इजीली आना चाहिए। इजी मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है विदाउट ग्रेट एफर्ट, बराबर है। लेकिन इजीली अगर वहां पे करेक्ट शुड अगर देखते हैं तो एडवर्ब अगर डिफाइन हो रहा है तो वहां पे मॉडिफाई क्या आएगा, यहाँ पे मास्टर ऑफ, तो यहाँ पे आएगा इजीली। तो यहाँ पे जो एरर है वो किसमें है, इजी। ओके, ये हो गया अपना इंग्लिश का पूरा 30 क्वेश्चंस। ओके, तो 30 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही मॉक पेपर अपन मिनिमम 15 to 20 मॉक पेपर जो 2024-25 की जो एग्जाम आएगी फरवरी सॉरी जनवरी और फरवरी में जो एग्जाम्स आएंगी, क्योंकि डेट तो नोटिफाइड नहीं है अभी तक, लेकिन मे भी फरवरी में पॉसिबल है। ओके, तो उसके लिए अपन प्रिपरेशन करेंगे, तो मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस अपन वहां मतलब मॉक पेपर अपन सॉल्व करेंगे। ओके, प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी अलग से डिफाइन करेंगे जो इंग्लिश के लिए। अब जो सेकंड पार्ट जो आया, ओके, वो है अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी का। देखो राइट हैंड में मैंने डाल के रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्यूटी। तो क्यूटी के ऊपर अपने पास कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। अब 35 क्वेश्चन सारे मिक्स है क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है क्यूटी के। तो अपन क्यूटी के टॉपिक वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, ताकि हर टॉपिक में अपना हैंड हो जाए और कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है तो उसको अपन इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाए। ओके, तो सबसे पहले अपन PYQ 2023 जो अपन देख रहे हैं उसको पूरा सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद हर इसका मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा, ताकि हर वीडियो को आप देखो और उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि मॉक पेपर में अगर कोई भी पेपर आता है तो वो आपको इजीली सॉल्व हो जाए। और एक बात, जो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए और जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस दिए उसको आप भी सॉल्व कीजिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और विदाउट प्रैक्टिस अपन पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए अगर प्रैक्टिस करना है तो पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन सामने है और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्यूटी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 31। ओके, तो देखो क्या बोला है, मैन इन्वेस्टेड 60,000 at rate of 12.5% per annum for certain years, years नहीं दिए। ओके, and the amount become rupees 32,000। ओके, फाइंड हाउ मेनी इयर्स द मैन इन्वेस्टेड। तो देखो 16,000 अपने पास क्या है, प्रिंसिपल है, और 30,000 मतलब इनडायरेक्टली डबल इंटरेस्ट हुआ है, उसका अमाउंट जो हुई है डबल हुई है इंटरेस्ट मिला के। और एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5, तो अपने को क्या निकालना है, इनडायरेक्टली टाइम निकालना कि कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, वहां पे डबल हो गई, बराबर है। तो देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अपने को अमाउंट है 32,000, प्रिंसिपल है 60,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, सिंपल सी बात है 16,000। अब यहाँ पे 16,000 को अगर फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का अगर लगाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला को अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे करेक्शंस मतलब 16,000 इक्वल्स टू 16,000 इंटू 12.5 है, तो डिवाइड बाय करेंगे तो यहाँ पे 0.12 इंटू टी, बराबर है। तो इसको कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 ईयर्स का टाइम आ रहा है। अब इसको अपन ने सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व किया, अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर सॉल्व करता हूं तो ईयर कम हो जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर्स कम हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो 6 भी आएगा। अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करता हूं तो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो 8 भी आ सकता है या फिर एक तो 6 भी आ सकता है। तो करेक्ट फॉर्मेट में अगर देखते हैं तो सिंपल वे में अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 8 अपने को आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इन अ ग्रुप इज 50 kg। ओके, 1 person left the group and average weight of group decreased by 1 kg। Okay, if new person join the group
of remaining people, then the average weight of group become 52. Find the difference between the weight of person who left the group and person who joined the group. तो अब 10% का अगर एवरेज देखते हैं तो वो कितना दिया है 50. टोटल वेट कितना हो गया 10 इंटू 50 मतलब 500. अब 1% लीव हो चुका 9% रहेगा और जो एवरेज है वो 1 से डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 49. मतलब कितना होगा यहाँ पे कैलकुलेशन 441 बराबर है. अब वेट ऑफ लेफ्ट पर्सन अगर निकालते हैं तो 500 में से 441 माइनस करेंगे तो कितना मिल गया यहाँ पे 59 मिल गया जो लेफ्ट हुआ है. अब यहाँ पे बोला था कि एक न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ है ओके और एवरेज बिकम कितना हुआ है 52. तो 10 इंटू 52 मतलब कितना हो गया 520 बराबर है. तो अब वेट ऑफ न्यू पर्सन अगर देखते हैं तो 520 माइनस 441 ये जो 9% का निकला था तो कितना आ गया 79. तो अब 79 में से 59 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 20 क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ही बोला है तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 20. ये आप सॉल्व करके देखिए तब ये आंसर आएगा अदरवाइज नहीं आएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 33. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 1:3 respectively and the ratio of the present age of A and C is 2:3. If the difference between the present age of A and C is 2 years, then find the sum of age of A, B, C 14 year hence. मतलब after 14 years. तो देखो प्रेजेंट एज अगर देखते हैं तो A का सपोज X है तो A का रेशियो दिया है A to B का मतलब 1:3 ओके और ए सी का दिया है 2:3. तो ए का जो है वो सपोज 1 है तो यहाँ पे बी का जो है वो 3x है. सी का जो है वो कितना हो जाएगा 3/2 बराबर है. तो यहाँ पे 3/2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है अपने को 2 दिया है बराबर है. तो यहाँ पे इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4. अब a की वैल्यू 4 आ गई b की वैल्यू 12 आ गई एंड c की वैल्यू 4 आ गई क्योंकि अपने को यहाँ पे दिया था सब. मतलब a जो 1x था b जो 3x था और c जो है वो 3x/2 था. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6. अब 14 इयर्स अगर लेटर देखते हैं तो 4 में 4 ऐड कर 14 ऐड करेंगे देन 12 में 14 एंड 6 में 14 तो कितना सम हो जाएगा इनका 64. तो 14 इयर्स बाद अगर तीनों की सम अगर एज देखते हैं तो वो कितना है 64 इयर्स. ओके नेक्स्ट 34. The ratio of length of perimeter of rectangle is 1:3. Okay. Find the ratio of breadth to perimeter of rectangle. तो देखो लेंथ का रेशियो दिया है अपने को कितना दिया है 1:3. पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर है. तो यहाँ पे एरिया ऑफ पेरीमीटर मतलब लेंथ डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ मतलब 1/3 का रेशियो दिया है बराबर. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3l बराबर है इंटू 2l प्लस b. तो इसको सॉल्व करने के बाद l की जो वैल्यू आई वो कितने है अपने पास 2b. तो अब न्यू रेशियो ऑफ देखते हैं तो रेशियो की ब्रेथ फाइंड करना है. तो इसको अगर सॉल्व करते हैं b डिवाइड बाय 2l प्लस b तो l की जो वैल्यू है वो अपन 2b एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे रेशियो कितना है 1:6. तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है ब्रेथ ऑफ पेरीमीटर का वो कितना बन रहा है 1:6. इसको आप सॉल्व कीजिएगा विदाउट सॉल्व नहीं आएगा. अपन तो इसका सेपरेट वीडियो बना के मैं बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिए. रेशियो प्रोपोर्शन हो गया एवरेज हो गया हर जो टॉपिक है उनके मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे उसको मैन्युअली सॉल्व करना है. ओके नेक्स्ट 35. अब यहाँ पे बोला है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर. If boat take 24 minutes more than to cover x kilometer distance upstream as compared to downstream, find the value of 2x. देखो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अगर देखते हैं तो वो 36 है बराबर स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 32 और डाउन स्ट्रीम अगर करते तो 36 प्लस 4 मतलब 40. यहाँ पे 36 दिया है और 4 दिया है बराबर है. आप डिफरेंस अगर देखते हैं इनका तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 2/5 बराबर है. तो 2/5 जो है वो टाइम डिफरेंस है तो x/32 माइनस x/40 इक्वल टू टाइम दिया है 2/5. x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 64.
अपने को 2x की वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 64 मतलब कितना आया 128। तो करेक्ट आंसर कितना आया 128। ओके, नेक्स्ट 36। अब यहां पे बोला है अ मैन कवर टू डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर एंड d प्लस 32 किलोमीटर if difference between the time taken by man to cover these two distance is 2 hours, then find the speed of man in kilometer per hour। तो देखो टाइम डिफरेंस इक्वेशन अगर देखते हैं d प्लस डी टू डिवाइड बाय s माइनस डी बाई टू इक्वल टू कितना टाइम दिया है 2 आवर्स का डिफरेंस दिया डिस्टेंस का, बराबर है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जो s की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे देखो 16। तो यहाँ पे जो मैन की स्पीड है वो कितनी है 16 किलोमीटर की, बराबर है। नेक्स्ट 37। अब यहाँ पे बोला है कि P इन्वेस्टेड ₹15,000 इन अ बिजनेस, ओके, आफ्टर 7 months Q join with certain amount, at the end of year the ratio of profit of share P to that Q is 3:1, find the amount invested by Q। तो देखो डिफरेंस दिया है, अभी देखो 15,000 जो ए ने इन्वेस्ट किया वो 12 मंथ के लिए, क्यू ने जो इन्वेस्ट किया वो पता नहीं है, लेकिन क्या है उसका जो है 7 मंथ के बाद है, मतलब रिमेनिंग कितने बचे 5 महीने, तो x इंटू 5, और जो रेशियो दिया है प्रॉफिट का वो कितना है 3/1 मतलब 3। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो यहाँ पे जो वैल्यू डिफाइन हो रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 12,000। तो जो क्यू का शेयर है वो कितना है 12,000। वही अगर अपने को ए का अगर शेयर तो वो अपने पास 3,000 तो ऑलरेडी 15,000 वो ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट 38। A and B together can do a piece of work in 12 days, okay, whereas B alone 6 days more than time taken by A B together, okay, find the time taken A alone to complete the work। यहाँ पे देखो दोनों को अगर मिलके एक बाय और B alone जो है वो 6 days मोर ले रहा है, मतलब 1/x प्लस 1/18 और इक्वल्स टू 1/12। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका एलसीएम अगर निकलता है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 36। यहाँ पे जो x की वैल्यू डिफाइन हो रही है मतलब a ने कितने दिन में कंप्लीट किया 36 डेज। ओके, नेक्स्ट 39। अब यहाँ पे बोला है कि 48 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ओके, 10 liter mixture is taken out, 20 liter mixture is added in the remaining mixture, find the difference between milk and water in final mixture। ओके, तो देखो टोटल मिक्सचर अगर देखते हैं तो कितना है 48 लीटर है और रेशियो कितना है 3:1। तो अगर मिल्क अगर निकालते हैं तो यहाँ पे मिल्क जो अलग से है तो 3/4 इंटू 48 मतलब 36 लीटर मिल्क हो गया और 1/4 48 मतलब 12 लीटर क्या हो गया वाटर हो गया। अब 10 लीटर अगर रिमूव करते हैं तो 1/4 इंटू 10 मतलब कितना हो गया मिल्क से 7.5 और वाटर अगर करते हैं तो वो 2.5। ओके, तो रिमेनिंग अगर निकालते हैं तो 36 माइनस 7.5 तो 28 और वाटर में से 2.5 तो 9.5। आफ्टर एडिंग 20 अगर करते हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 29.5 और उसका आ रहा है 28। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 1 लीटर का, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितना आया 1 लीटर, बराबर है। नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस and shopkeeper get a profit of 20%। okay, if the shopkeeper sell an article at mark price then difference between the cost price and mark price of article is 140, find the cost price of the article। बराबर है। अब अपने को सेलिंग प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल की वो 60% मार्क प्राइस के ऊपर है और शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट मिला है। ओके, और ओवरऑल मार्क प्रॉफिट अगर देखते तो कितना है 140। तो देखो कॉस्ट प्राइस को सी एज्यूम कर लेते हैं, मार्क प्राइस को एम एज्यूम करते हैं। सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 0.60 एम है क्योंकि यहाँ पे 60 मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 120 मतलब 20% प्रॉफिट में है तो 1.20 कॉस्ट प्राइस। ओके, अब इक्वेटिंग सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है मार्क प्राइस है वो कितना आ गया 2C, बराबर है, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 2C आ जाएगा। अब मार्केट माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू कितना दिया अपने को 140 दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते तो कॉस्ट प्राइस जो आ गई वो कितनी आ गई अपने पास इनडायरेक्टली 140। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम कितना है यहाँ पे
140 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे 41 टू 45 का डायरेक्शन दिया है। ओके, देयर इज वन रॉन्ग इन ईच गिवन द सीरीज। तो आप सीरीज के भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिनिमम 100 सीरीज के पैटर्न्स अपन देखेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहेंगे। ओके, ताकि अपना जो पेपर है वो और भी इजी हो जाए। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे तो 41 क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अभी देखो 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैटर्न अगर देखते हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखो 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32, 32 इंटू टू 64, 64 इंटू टू 128 और 128 इंटू टू। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वही एरर है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए, मतलब 4 इंटू टू 8। यहाँ पे रॉन्ग अगर देखते तो वो क्या है 2। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देखो 4 इंटू टू करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू टू करेंगे तो 16, 16 इंटू टू करेंगे तो 32। मतलब सीक्वेंस वाइज अगर देखते हैं तो वहां पे क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट 42 दिया है। अब देखो यहाँ पे 42 कैसे दिया है, 4320, 4337, 4463, 450, 48। मतलब यहाँ पे वैल्यू जो हो रही वो इंक्रीज हो रही है। अब कितने से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 17 से इंक्रीज हो रही है। देन यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, फिर से डायरेक्ट डबल हो गई। ओके, 100 से बढ़ गई। तो यहाँ पे देखो मैंने पैटर्न बना के रखा है। देखो यहाँ पे 17 प्लस हो गए, मतलब इनडायरेक्टली 4 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पे 126 ऐड हो रहे हैं, मतलब 5 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे 37 ऐड हो रहे हैं, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 1, 343 प्लस 1। ओके, फिर 8 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर क्यूब, लेकिन वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीमेंटल आ रही है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 4844 में 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 1। तो यहाँ पे आना चाहिए था 4909। तो यहाँ पे कितना है 4910। तो ये जो है ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रॉन्ग आइटम है ये सीरीज का। ओके, नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे 348, 24, 88, 364 एंड 1368। तो अब देखो यहाँ पे अगर पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो 2 का रेस्ट टू द पावर 0 मतलब 1, 2 का स्क्वायर, 2 का रेस्ट टू द पावर 4 16, 2 का रेस्ट टू द पावर 6 मतलब 64 एंड 2 का रेस्ट टू द पावर मतलब 256। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 344, लेकिन यहाँ पे कितना आया 364। तो यहाँ पे 364 क्या है अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कितना आना चाहिए था 344। ओके, नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे दिया है 758, 777, 818, 855। मतलब इंक्रीज तो हो रहा है कोई कोई आइटम से, बराबर। तो अब यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 29 का है, फिर 31 का है, फिर 37 का है, बराबर है। मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आया, फिर कितने का डिफरेंस आया, फिर 6 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे अगर देखते तो फिर से 4 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे देखते हैं तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। देन यहाँ पे देखते हैं तो फिर से 4 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंसेस इंक्रीज जो हो रहे हैं वो कितने से हो रहे हैं 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो नेक्स्ट आता था, तो यहाँ पे अगर पैटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो 787 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 777 जो आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 787। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो क्या है 777, मतलब वो क्या है मिसिंग, मतलब रॉन्ग है इस सीरीज में। ओके, नेक्स्ट 45। अब देखो 1736, 1751, 17। यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज हो ही रही, बराबर है, ये समझ में ही आ रहा है अपने को। तो यहाँ पे देखो कितने से वैल्यूज इंक्रीज हो रही है 15 से, 15, 10 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस, ये तो डिफरेंस जो है वो कितने का बढ़ रहा है 10, 20, 30, 14, 15 के डिफरेंस में वैल्यू इंक्रीज हो रही। तो यहाँ पे जो आना चाहिए था वो कितना था 2011, लेकिन कितना आया 2012। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जब तक फॉर्मेट अपने को समझेगा नहीं तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मैं मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, सीरीज के जो मिसिंग नंबर है, रॉन्ग है, ओके, वो सबके मैं 100 क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एसबीआई क्लर्क के लिए। ओके, तो वहां पे अपन पूरा अगर सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको हर पैटर्न का सीरीज समझ में आ जाएगा, ताकि पेपर में कोई भी सीरीज आए उसका पैटर्न एक बार आपको समझ में आ गया तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट, अब डायरेक्शन चेंज है, देखो 46 टू 50 का है। अब यहाँ पे टेबल चार्ट्स दिया है, देखो क्या बोला है, रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला द टेबल गिवन शो ईयरली इन्वेस्टमेंट डन बाय इंदुमती एंड चुटकी इन 3 डिफरेंट स्कीम, LIC, ESIC एंड NPS। तो देखो स्कीम दिया है अपने को, इंदुमती का इन्वेस्टमेंट दिया है एंड चुटकी का इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। अब ये जो है ये DI के क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के मैं पूरे जितने भी है 6-7 मतलब लाइन चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, वेब चार्ट, मिक्स चार्ट, उसके बाद डेटा चार्ट, तो हर सबके मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके हर जो पैटर्न कोई भी, अगर यहाँ पे तो ये सिंपल पैटर्न दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता SBI क्लर्क में इस बार ऐसी पैटर्न आएगा। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न आ सकता है जो पाई चार्ट या फिर मिक्स चार्ट के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। ओके, तो अपन वो भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी DI का क्वेश्चन आता है तो उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि DI में अगर देखे थे तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चीज अगर अपने को प्रॉपरली आती है तो DI के क्वेश्चंस अपने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 46 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन LIC एंड NPS टू द सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट इन चुटकी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्कीम दिया है, यहाँ पे LIC एंड NPS की, ये दोनों की दी है, बराबर है। तो यहाँ पे इंदुमती जो है 24,000 है और 16,000 है, चुटकी जो है वो 48,000 है और 18,000। तो दोनों की अगर सम करते हैं तो यहाँ पे 14 एंड 30,000, तो रेशियो जो आया वो कितना आया, 4:3 का रेशियो आया। ओके, नेक्स्ट 47, yearly investment of GAN, okay, in NPS is 30%, okay, more than average yearly chutki in the LIC and ESS. Find the yearly investment of Indumati in ESIC is what percentage of yearly investment in GAN in NPS। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन GAN इन NPS अगर देखते तो कितना है, 30% है, मोर देन चुटकी के LIC एंड ESIC। चुटकी के जो LIC एंड ESIC है वो कितने यहाँ पे 48 एंड 12 मतलब 60,000। तो 60,000 इंटू 130/100, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39,000। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते हैं तो 19,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 39,000, तो कितना आया, 50%। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है जो इंदुमती LIC है, तो इंदुमती LIC जो है वो 19,500। ओके, नेक्स्ट 48, yearly investment of Bholu in ESIC is more than the yearly investment of Chutki in LIC. If Bholu investment equal amount in installment, then find the installment of each month for Bholu in LIC. ओके, ESIC, तो देखो ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ESIC अगर देखते हैं तो 11 डिवाइड बाय 5 बराबर है 11 डिवाइड बाय 8 इंटू 48,000, तो कितना आ गया यहाँ पे 66,000। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इक्वल अमाउंट ऑफ बोला है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑफ मंथ ऑफ देखते हैं तो 66,000 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ जाएगा 5,500। करेक्ट है। नेक्स्ट 49, अब देखो यहाँ पे बोला है कि ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन NPS is what percentage more or less than the yearly investment चुटकी in LIC। तो इंदुमती अगर देखते हैं LIC का NPS का तो वो 16,000 है, और अगर चुटकी का LIC अगर देखते हैं तो वो 48,000 है। तो देखो 48,000 माइनस 16,000 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना है 66 2/3%। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 85% तो दिया लेकिन 66 मतलब करेक्ट आंसर उतना ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 50, scheme LIC give the interest of 12% yearly and scheme ESIC gives the interest 15% yearly. Find the interest received by Indumati after a year। तो देखो LIC इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 14 24,000 है यहाँ पे, तो कितना है 2880।
सेम इंटरेस्ट ऑफ LIC अगर देखते हैं ESIC तो वो है 19,500, तो 15% दिया है, तो यहाँ पे 2950। तो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अगर देखते हैं दोनों का ऐड करते हैं तो कितना आया 5805। तो यहाँ पे कितना आएगा 5805 करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो दिया है देखो डायरेक्शन दिया है 51 to 65, मतलब 15 क्वेश्चन जो है मतलब 51। ओके, तो चलिए देखें क्या है। 1 2/5 प्लस 4 3/10 इक्वल्स टू x प्लस 4 2/5। तो अब इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो 5 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 7/5। ओके, देन 40 43 इक्वल्स टू x, और यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 मतलब 20 इंटू 20 प्लस 2 22/5। यहाँ पे देखो अपन इक्वेशनली सॉल्व कर दी। अब यहाँ पे इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशनली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएंगे 10 1 एंड 3, मतलब इनडायरेक्टली 13 डिवाइड बाय 10। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है फर्स्ट है 1 3/10। ओके, आप इसको मैन्युअली सॉल्व करके देखिएगा। इसके तो अपन मिनिमम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 100 क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे, कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए तब आपका पेपर और भी इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 52। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 48% ऑफ x प्लस 45% ऑफ 600 इक्वल्स टू 19 स्क्वायर प्लस रूट 841। तो देखो 48% ऑफ x प्लस 45% ऑफ 600 प्लस 19 का स्क्वायर जो है वो 361 है, और 849 वो रूट किसका है 29 का है। तो अब यहाँ पे इक्वेशनली अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। तो इक्वेशनली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 250। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे इसका 250। आप मैन्युअली इसको सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे जल्दी सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो वो टाइम अगर मैनेजमेंट आपको करना है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और जब सॉल्व करके देखोगे तभी टाइम मैनेजमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट 53। अब देखो यहाँ पे x इंटू 12 प्लस 10% ऑफ 60 इक्वल्स टू 135। यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे इसको इक्वेशनली बना लिया। तो जब अपन इसको इक्वेशनली बनाना आता है तो अपने को इसको सॉल्व भी करना आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 7.5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 7.5। ओके, नेक्स्ट 54। अब देखो रूट ऑफ x प्लस 15 इंटू 18 इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय 12। तो अब 15 इंटू 18 मतलब 300 हो गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे ये अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 270। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 270, और यहाँ पे ये हो जाएगा 300। तो 300 माइनस 270 तो यहाँ पे 30, और 30 को अगर अंडर रूट से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 300 मतलब 900। 30 का स्क्वायर कितना है 900। नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे 4.8 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 0.75। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास देखो डायरेक्टली आ गया 30 आंसर। अभी यहाँ पे 4 इंटू 5 एंड कितना हो गया 20, और 8 इंटू 4 मतलब 40, मतलब 20 प्लस 4 24, और यहाँ पे 0.75 है तो इनडायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56। देखो क्या दिया है यहाँ पे 45/7 इंटू 350/9 इक्वल्स टू 10 इंटू क्वेश्चन मार्क मतलब x स्क्वायर। तो x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो 45/7 इंटू 350/9 इक्वल्स टू 10 ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 5 इंटू 50, बराबर है। देन यहाँ पे अगर करते हैं तो 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 250, और 250 इक्वल्स टू यहाँ पे x है तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा 25। तो 25 मतलब एक तो 5 प्लस भी हो सकता है और 5 माइनस भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे बोथ a एंड d। ओके, नेक्स्ट 57। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 2 raised to the power 4 into 250 डिवाइड 5 क्यूब इंटू 25 इक्वल्स टू 32 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 raised to the power 4 इंटू यहाँ पे देखो अब 5 का क्यूब 125, और 125 मतलब डिवाइड बाय 250, बराबर है, मतलब 2। यहाँ पे कितना आया 1। ओके, एंड यहाँ पे देखो 5 क्यूब माइनस यहाँ पे इसका अगर देखते तो 5 का क्यूब, बराबर है,
और यहाँ पे जो 5 है वो, तो यहाँ पे देखो कितना आया 3 माइनस 3 प्लस 2, तो इनडायरेक्टली 5 का स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा है 5 स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आएगा 25। ओके नेक्स्ट 58। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 2691 डिवाइड 13 प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 216 आएगा। 216 मतलब किसका क्यूब है 6 का, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6। ओके नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे दिया है कि √75 इंटू √300, तो √75 मतलब क्या हो गया 5√3 एंड √300 मतलब 10√3, तो यहाँ पे अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आया 150। ओके नेक्स्ट 60। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 276 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 प्लस 576 मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 276 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20। नेक्स्ट 61। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 20% ऑफ x प्लस 360 इक्वल्स टू 15 इंटू √100, तो 25 डिवाइड बाय 100 इंटू x प्लस 360 इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू 150 मतलब 600, 600 माइनस 360 मतलब कितना आया 240, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 240। ओके नेक्स्ट 62। 20% ऑफ 300 प्लस 180 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 30, तो इसको इक्वेशनली सॉल्व करना बहुत इजी है। 20% मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया वहां पे 60 बराबर है, तो 60 इंटू 30 मतलब 240, 240 डिवाइड बाय 30 मतलब इनडायरेक्टली कितना आ गया 8, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 8। इसको आप सॉल्व कीजिएगा समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 63। 5600 डिवाइड बाय 14 माइनस x इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 6 इंटू 50, यहाँ पे अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो देखो 400 माइनस 350 मतलब आंसर कितना आ गया 50, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 50। ओके नेक्स्ट 64। 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर x इक्वल्स टू 32 इंटू 64, तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशनली सॉल्व करते हैं तो 2 का रेस्ट टू द पावर 5 एंड 2 का रेस्ट टू द पावर 6 मतलब 64, 2 का रेस्ट टू द पावर 5 मतलब 32, तो इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना आया 7, तो 2 का रेस्ट टू द पावर 7 ही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 65। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 32 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 6 डिवाइड बाय 81 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल्स टू रूट ऑफ x, तो देखो इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड और बाय के 18, तो 18 मतलब इनडायरेक्टली 18 का स्क्वायर मतलब 324, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 324 रूट। ओके इसको आप सॉल्व कीजिए। ओके तो सॉल्व करने के बाद ही अपने को समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे 51 to 65 क्वेश्चंस थे। ओके तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए यह है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। ओके क्योंकि पेपर में सिर्फ अपने को टिक टिक नहीं करते जाना है, अपने को उसको सॉल्व भी करना है और फास्ट सॉल्व करना है। मिनिमम अपने पास सिर्फ 30 सेकंड है सॉल्व करने के लिए। ओके तो 30 सेकंड में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ही अपन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके अब जो नेक्स्ट सेक्शन है अपना वो है रीजनिंग एबिलिटी की। ओके अपने 65 क्वेश्चंस हो गए, एक इंग्लिश के अपन ने 30 क्वेश्चंस देखे हैं, 35 क्वेश्चंस अपन ने क्वांटिटी एप्टीट्यूड के देखे हैं मतलब मैथ्स के, और अभी 35 क्वेश्चंस जो देखेंगे अपन देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी के। ओके तो देखो 66 to 70 का डायरेक्शन अपने को दिया है यहाँ पे। ओके तो देखो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अब ये जो है बॉक्सेस वाला अगर देखा जाए तो ये पजल फॉर्मेट में है। ओके तो पजल फॉर्मेट का जो कंसेप्ट है मैं सेपरेट वीडियो में आपको फुल बताऊंगा कि एक एक स्टेप्स लेके कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि पूरे जो वीडियोस है लाइनअप वो आपको मिल जाए, और जो प्लेलिस्ट है उसको भी अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि प्लेलिस्ट से आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो डायरेक्टली आपको मिल जाए। ओके तो चलिए देखिए अभी क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। देयर आर 8 बॉक्सेस A B C D E F G H। ओके place one above the other but not necessary in the same order। ओके तो
तो 8 बॉक्सेस है अपने पास, तो अपन ने 8 बॉक्सेस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ले वन अबव अनदर। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है कि बॉक्स डी इज एग्जैक्टली अबव बॉक्स ए। तो डी जो है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर है, बॉक्स ए के ऊपर है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स ए एंड ई। तो 3 बॉक्सेस प्लेस है देखो। ओके, देन उसके बाद देयर आर मेनी बॉक्सेस प्लेस अबव बॉक्स बी। मेनी बॉक्सेस है यहाँ पे देखो। ओके, देन उसके बाद एज बिलो बॉक्स सी। देन उसके बाद बिलो सी भी है। ओके, और बिलो अबव भी है। देन उसके बाद बोला है बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स ई। सी जो है बॉक्स ई के ऊपर डिपेंड है एंड बिलो द बॉक्स डी, और बॉक्स डी के नीचे। ओके, देन बॉक्स बी इज प्लेस एट इवन नंबर। बॉक्स बी जो है वो कहां पे है, इवन नंबर पे है, ये है, बराबर है। देन उसके बाद व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब यहां से अगर काउंट करते तो ये सेकंड नंबर है, मतलब इवन नंबर है। ओके, देन उसके बाद एंड 3 प्लेसेस अबव बॉक्स एच, और 3 प्लेस जो है वो इसके ऊपर है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि बॉक्स जी इज प्लेस एडजेसेंट टू द बॉक्स सी। बॉक्स जी जो है वो कहां पे है, एडजेसेंट है, मतलब इनडायरेक्टली उसके ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन नीचे तो ई है, वो ऊपर आएगा। ओके, मतलब इसके एंड से अगर देखा जाए, मैंने अभी डायरेक्ट बताया है, लेकिन इसका सेपरेट वीडियो जब मैं बताऊंगा तो जो भी सेंटेंस यहाँ पे बन रहे हैं, तो हर सेंटेंस को अरेंज करके कैसी वहां पे अपने को सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ही। ओके, तो देखिए अब अपने पास अगर सिटिंग अरेंजमेंट बन गई तो उसके ऊपर से क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 66 का, कि विच बॉक्स इज प्लेस एट टॉप मोस्ट पोजीशन, बराबर है। तो अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सा बॉक्स है, एफ है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ। नेक्स्ट 67, अब बोला है कि इफ बॉक्स एफ इज एट बॉटम मोस्ट पोजीशन, ओके, विच बॉक्स इज अबव इट। अगर ये बॉक्स पोजीशन पर नीचे रहती है तो इसके ऊपर कौन सा रहेगा, सेम सी रहेगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी। ओके, नेक्स्ट 68, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव बॉक्स जी इज द सेम नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस बिलो द बॉक्स। तो देखो अगर जी बॉक्स अगर सेम नंबर पे अगर आता है, बराबर है, तो ये अगर अपन सेम नंबर प्लेस बिलो द बॉक्स, तो यहाँ पे किसके ऊपर जाएगा, डी के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बॉक्स डी। ओके, नेक्स्ट 69, अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ ऑल बॉक्सेस आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट टू बॉटम मोस्ट, देन हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज। मतलब यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सिर्फ ए की जो है, जो बी नंबर की पोजीशन है वो एज इट इज है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट 70, अब यहां पे बोला कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स एफ। तो जी एंड एफ की अगर बात करते हैं तो ये है, तो इसमें कितने बॉक्सेस है, 4, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, 4। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो देखो डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे 71 से 75 का। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो इसमें भी मैं बता दूं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो है वो अपन सेपरेट वीडियो में देखेंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि डिफरेंट के जो क्वेश्चंस, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट लिया है, लेकिन सेपरेट वीडियोस में मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको वन बाय वन, डिटेल बाय डिटेल, चाहे एक एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो बन जाए, फिर भी मैं आपको वो एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी कोड दिया है अपने को 71 75 का। तो यहाँ पे देखो कोड का फॉर्मेट अपने को दिया है कि फ्लावर इज ब्लूमिंग, तो उसके लिए कोड दिया अपने को GTSJKZ। ओके, देन ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग, तो यहाँ पे दिया है KZHVQA। देन स्प्रिंग विंटर सीजन फ्लावर, तो इज कोडेड एज ये, एंड ड्यूरिंग विंटर फॉर रेनफॉल, तो यहाँ पे कोड ये दिया। तो अब यहाँ पे देखो अगर फ्लावर यहाँ पे भी है, फ्लावर यहाँ पे भी है, ब्लूमिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
उसके बाद स्प्रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे हर सेंटेंस में कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही है। तो जैसे अगर मैं फ्लावर के लिए अगर यहाँ पे वन सिंबल अगर डिफाइन करता हूँ, तो फ्लावर यहाँ पे भी है थर्ड लाइन में, तो यहाँ पे भी मैंने फ्लावर। तो अब यहाँ पे कॉमन चीज अगर देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में, तो क्या कॉमन चीज आ रही? जीटी। देखो जीटी यहाँ पे भी है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, वन नंबर असाइन कर दूंगा। मतलब फ्लावर के लिए मुझे कोड क्या मिल गया? जीटी। तो हर जो वर्ड है यहाँ पे, जो भी वर्ड क्रिएट होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दो, नंबर दो या कैरेक्टर्स दो आपकी, ओके, आपके एंड से जो आपको देना है वो दो। तो मतलब इससे क्या हो जाए कि हर वर्ड के लिए एक डिफरेंट कोड क्या हो जाएगा, वहां पे क्रिएट हो जाएगा, बराबर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो टेबल में बताया है, तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया वर्ड्स का एंड कोड का। तो देखो फ्लावर इज ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग विंटर, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऐसी कोड भी डिफाइन कर दिया, ओके। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, मतलब जब अपन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो उसके ऊपर से अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अब 71 टू 75 के क्वेश्चंस जो है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर से। तो देखो क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर फ्लावर? तो फ्लावर के लिए क्या कोड है अपने पास? जीटी, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे? जीटी। नेक्स्ट 72, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लूमिंग स्प्रिंग? तो ब्लूमिंग यहाँ पे है केजेड, स्प्रिंग के है केयू क्यूए, तो केजेड क्यूए, ये अपना आंसर आ गया, ओके। मींस अपने पास अगर कोड को डिकोड का एक फॉर्मेट, एक टेबल अपने पास अगर होता है, तो उसको अपन इजीली फिर क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 73, अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज एलेक्स? तो देखो एलेक्स मतलब क्या है? सीजन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? सीजन, ओके। नेक्स्ट 74, व्हाट इज द कोड फॉर सीजन इज ड्यूरिंग? तो सीजन इज ड्यूरिंग, तो देखो सीजन के लिए एलेक्स है, ड्यूरिंग के लिए एचवी है, और इज के लिए एसजे है। तो एलेक्स एसजे एचवी, ये अपना क्या आ गया यहाँ पे? आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट 75 है, व्हाट मे बी द कोड फॉर रेन इन द गिवन कोड लैंग्वेज? तो रेन के लिए क्या कोड है अपने पास? देखो रेन के लिए क्यूटी और एलटी दोनों कोड है, तो यहाँ पे क्यूटी तो है नहीं लेकिन एलटी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? एलटी, ओके। नेक्स्ट, अब जो डायरेक्शंस है वो देखो यहाँ पे डायरेक्शंस जो दिया है वो 76 टू 80 का डायरेक्शंस है, बराबर है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लीनियर सीरीज सिटिंग अरेंजमेंट, रो एंड कॉलम्स की, जो यहाँ पे रो की सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसके भी सिटिंग अरेंजमेंट के मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लीनियर का अलग बनाऊंगा, सर्कुलर का अलग, स्क्वायर का अलग, रेक्टेंगुलर का अलग, बॉक्सेस का, सब इसके अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और वो आपको प्रोवाइड करूंगा। मिनिमम अपन एक इसके 25 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे एक पैटर्न के, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आपको मेन यहाँ पे करना है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप रीजनिंग का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं, और आज जो है वो 27 दिसंबर है डेट। तो आज नागपुर में बारिश हो रही है, ओके। तो एकदम से बारिश हो रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नागपुर में बारिश चल रही है अभी, ठीक है। और वो वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बारिश की वजह से आए नहीं अभी बैच के, तो इसलिए मैं ये वीडियो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चंस। तो देखो 10 पीपल है, 10 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल rows containing 5 people each in such way that there is a equal distance between adjacent person, okay। in row 1 देखिए क्या बोला है, PQRST are seated, all of them are facing north, मतलब एक जो रो है PQRST ये जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बराबर है। एंड देन जो है GHIJK आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन है ये कहाँ पे है? साउथ डायरेक्शन पे, ओके। तो अब यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने तो यहाँ पे चार्ट बना के रखा है, इसलिए आपको कोई तकलीफ तो नहीं जाएंगी, लेकिन आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं इसका आपको सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हो सके तो मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा, ओके, वीडियो बना के, कि व्हाइट बोर्ड में जो क्वेश्चन रहेगा उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। स्टेप बाय स्टेप ये मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊं कि इसको सेपरेटली कैसे अपन सॉल्व करते हैं,
ओके। व्हाइट बोर्ड पे मैं बताता इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चंस का प्रॉब्लम जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चंस अपन कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे ये सारी चीजें नहीं बताता। ओके, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखो क्या है यहाँ पे, एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बोला है। एस जो है वो थर्ड लेफ्ट है क्यू के, तो देखो एस जो है वो क्यू के थर्ड लेफ्ट में है क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, देन बोला है कि वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वन हु फेस एंड द वन हु फेस एच। मतलब क्या बोला है कि वन पर्सन सिट बिटवीन एस, एस और एच के बीच में एक पर्सन है ओनली, देखो एक पर्सन है, और वन हु फेस एच, ओके, मतलब जो है आर। देन उसके बाद बोला है आई सीट सेकंड राइट ऑफ जे। आई जो है वो सेकंड राइट है जे के, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है इसलिए इसका जो राइट है ये है। ओके, देन क्यू डज नॉट फेस जे। क्यू जो है फेस जे को नहीं है इसलिए वो के को फेस है। यहाँ पे देखो टी फेस वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के, मतलब के सेकंड राइट में जो है वो है जे और जे के फेस में है टी। ओके, देन उसके बाद बोला है कि पी सीट लेफ्ट ऑफ आर। पी जो है वो कहां पे है, आर के लेफ्ट में है। ओके, तो यहां पे अपनी क्या बन गई, सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, बराबर है। अब सिटिंग अरेंजमेंट अपनी क्रिएट हो गई तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार सिटिंग अरेंजमेंट हो गई तो 5 क्वेश्चंस अपने क्लियर कट हो जाते हैं, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हु इज सिटिंग एट एंड ऑफ रो टू। रो टू के एंड में देखो क्या है, एक आई है और के है, तो देखो यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, सिर्फ आई है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। अब देखो यहाँ पे बोला है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। सेकंड राइट कौन है पी के, तो वो है टी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, टी। ओके, नेक्स्ट 78। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू क्यू। क्यू के एग्जैक्टली अपोजिट कौन बैठा है यहाँ पे, के है, आंसर कौन आएगा यहाँ पे, के। नेक्स्ट 79। फोर ऑफ द following are like certain way hence form a group. Who among the following does not belongs to group। तो देखो I है, P है, K है, Q है। अब ये जो चारों जो है ये कॉर्नर पे बैठे हैं और G जो है वो सेंटर सेकंड है, तो यहाँ पे G जो है वो क्या है, does not belongs to group। ओके, नेक्स्ट 80। हाउ मेनी पर्सन आर सीट बिटवीन R एंड S। तो R एंड S के बीच में कितने पर्सन है, ओनली वन पर्सन है, तो यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, तो ये अपने 80 क्वेश्चंस हो गए, 76 टू 80 मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके, अब 81 का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे क्या बोला 81 में, इन नंबर 92483165 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स हैव द सेम नंबर बिटवीन देम बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन नंबर सीरीज। तो देखो अगर यहाँ पे सीरीज अगर देखते तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 5 6 7 है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो ये सीक्वेंस में आ रहा है, फिर उसके बाद 6 7 सीक्वेंस में आ रहा है, बराबर है। मतलब दो ऐसे नंबर है कि जो सीक्वेंस में क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। ओके, नेक्स्ट अब 82 टू 83 का डायरेक्शंस दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन each of the given question below some statements are followed by two conclusion. You have take the given statement to true if they seems to variance with commonly known fact. Okay, read all the conclusion and decide which of the given conclusion logically follow from given statement disregarding commonly known fact. Okay, तो देखो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया है कि ऑल फ्लावर आर प्लांट, तो देखो अपन ने फ्लावर निकाले और ऑल फ्लावर जो है प्लांट, ऐसी डायग्राम निकाले। ओके, देन उसके बाद ओनली फ्यू प्लांट्स आर ट्री, मतलब सम प्लांट्स आर ट्री है यहाँ पे, तो ये जो दोनों है, ओके, ये ट्री है। देन नो ट्री इज रिवर, तो ट्री और रिवर का कोई कंसेप्ट नहीं है इसलिए डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोला है कि सम फ्लावर आर ट्री, नहीं, सम फ्लावर ट्री नहीं है, सम प्लांट्स ट्री है। और देन उसके बाद बोला है कि सम प्लांट आर नॉट ट्री, यस, सम प्लांट आर नॉट ट्री बिकॉज सम प्लांट आर ट्री। तो यहाँ पे जो ओनली कंक्लूजन जो सेकंड है वही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ओनली फ्यू पेंसिल आर, सॉरी, ओनली फ्यू पेन आर पेंसिल, मतलब इतना पार्ट जो है। देन उसके बाद ओनली फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर, ये है। एंड देन बोला है कि नो इरेजर इज बुक। ओके,
बन गया। देन बोला कि सम पेंसिल इज बुक, नॉट पॉसिबल। नो पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, नॉट पॉसिबल। तो ओनली बोथ कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, बोथ कंक्लूजन फॉलो 1 and 2। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की सीरीज दी है अपने को। ओके, इसके क्वेश्चंस अपने को 5 दिए, तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मिनिमम अपन 50 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसे नहीं कि सेम पैटर्न लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स लेंगे। एक ही वीडियो बनाऊंगा या फिर 2 वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन पूरा मैं आपको 50 क्वेश्चंस इसके बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी इसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो मैं जैसी जैसी मेरे वीडियोस बनते हैं वैसी वैसी मैं अपलोड करते जाऊंगा। ओके, इसलिए प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे अपने को सीरीज दी है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ओके, तो यहाँ पे मिक्स सीरीज है पूरी। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चंस के हिसाब से क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 84 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम राइट एंड। ओके, तो राइट एंड से अगर 11th नंबर अगर देखते हैं, तो यहां से अगर 11th पोजीशन देखते हैं तो ये है एंड की पोजीशन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंड। एक एक करके काउंट करना, तो राइट एंड से देखना कि कौन सा कैरेक्टर्स आता है। ओके, नेक्स्ट 85। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय लेटर। तो जस्ट फॉलोड बाय लेटर बोला है कि यहाँ पे नंबर्स, तो लेटर्स एंड नंबर्स। तो देखो कौन से नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो आ रहा है नंबर, आर के बाद 3 आ रहा है, एच के बाद यहाँ पे 9 आ रहा है, एंड देन उसके बाद और कौन आ रहा है यहाँ पे, ये यू के बाद 2। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर्स ऐसी जो है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, लेटर्स को। आंसर क्या है यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट 86। हाउ मेनी सिंबल आर जस्ट प्रिसीडेड द नंबर। मतलब नंबर के पहले सिंबल है ये। ओके, ये फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद कहाँ पे है कुछ, ये हो गया 5 8, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, मतलब 4 है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स अपने क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 4। नेक्स्ट 87। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। ओके, तो अब यहाँ पे देखो अगर पूरे नंबर्स अगर अपन रिमूव करते हैं तो फोर्थ लेटर निकालना है ऑफ राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम। तो यहां से अपने को लेफ्ट 5 लेना है और वहां से उसका फोर्थ राइट लेना है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा जी। ओके, आप इसको सीरीज सॉल्व करके देखो, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो सभी क्या करना है अपने को, डिलीट करना है। ओके, नेक्स्ट 88। अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 4 and 5। तो 4 कहां पे है अपने पास, ये है 4। ओके, और 4 and 5, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 and 5 ये नंबर्स हैं। तो इसके बीच पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है परसेंट। कौन आ रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे जो आंसर, सॉरी परसेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा डॉलर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक तो डॉलर आएगा या फिर परसेंट। आप इधर से और इधर से दोनों एंड से अगर काउंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से परसेंट आएगा। नेक्स्ट 89। अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 89 से 91 का, मतलब 3 क्वेश्चंस अपने को दिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली, ओके, एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 पर्सन इन 3 जनरेशन, मतलब फैमिली का है। और एक बात, फैमिली के भी मैं मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ये भी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो भी, एंड देन पॉइंटिंग वाले जो रहते हैं कि पॉइंटिंग टू अ मैन, ही इज माय फादर, वो वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा। ओके, इसके भी मैं मिनिमम 2-3 वीडियोस यहाँ पे भी क्रिएट होंगे, लेकिन इसके भी मैं 50 क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा और स्टेप वाइज बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अभी डायरेक्शंस के बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देयर आर 8 पर्सन 3 जनरेशन फैमिली, जे इज अ फादर ऑफ बी एंड ग्रैंडफादर ऑफ एच। जे जो है वो बी का फादर है और ग्रैंडफादर है एच का, मतलब वो एच उसका लड़का है। जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट्स, मतलब एच जो है, एच की जो पेरेंट्स है और जी उसका क्या है, फादर इन लॉ है। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, के इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ जी चाइल्ड।
जी की जो चाइल्ड है, तो के कौन है, सिस्टर इन लॉ है, बराबर है। देन के हैज ब्रदर हु हैज नो चाइल्ड, के को एक ब्रदर है लेकिन उसको कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब वो सी है। ओके। देन एफ इज अ सन इन लॉ ऑफ सी फादर, मतलब सी का जो फादर है उसका एफ जो है वो कौन है, सन इन लॉ है ये। उसके बाद बोला है कि बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी की सिस्टर है, एंड पी इज अ चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ। ओके, पी इज अ चाइल्ड ऑफ एफ की जो सिस्टर इन लॉ है वो उसका क्या है, चाइल्ड। तो यहाँ पे अपनी एक डायग्राम बन गई, बराबर है। अब इसके ऊपर से अपने को तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो पी का जो जेंडर है वो डिटरमाइन ही नहीं है, एच का तो पता है, एच जो है उसका भी जेंडर डिफाइन नहीं है, तो ये कजिन्स हो सकते थे, लेकिन अपने को यहाँ पे कोई कजिन्स का ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। ओके। नेक्स्ट 90, हु अमंग द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ पी। तो पी का अगर अंकल देखते तो वो कौन है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कौन आएगा, सी, क्योंकि सी को तो एक भी चाइल्ड नहीं था। ओके। नेक्स्ट 91, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो एफ एंड सी का रिलेशन देखो, एफ यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो एफ जो है वो सी का रिलेशन अगर देखते तो वो कौन है, ब्रदर इन लॉ है। ओके। नेक्स्ट, अब देखो फिर से 92 और 96 का जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। इसको पजल्स भी अपन बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेज और पर्संस बोले हैं अपने का। ओके, तो देखो 92 और 96 का डायरेक्शन अगर देखे तो क्या बोला है, 7 persons A B C D E F G go to the home not in same order on different days of week starting from Monday to Sunday. Okay, ए गोज ऑन ट्यूसडे, ए कहा गया ट्यूसडे को, तो ए की वैल्यू अपन ट्यूसडे को असाइन कर लेते हैं। देन 3 पर्सन गो बिटवीन ए एंड सी, और ए एंड सी के बीच में 3 पर्सन है तो असाइन कर ले। देन जी एंड सी गो एडजेसेंट टू ईच अदर, जी एंड सी जो है वो आजू बाजू में है तो वो एक हो गया। ठीक है। देन उसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी, ओके, इज सेम आफ्टर द जी, मतलब जी के पहले जितने पर्सन गए वो आफ्टर जी के बाद भी उतने ही पर्सन गए, मतलब 0। देन उसके बाद बोला है कि बी गोज 2 डे आफ्टर एफ, बी जो है वो कहा कब गया, 2 डेज आफ्टर, तो यहाँ पे तो ये सेटिंग अरेंजमेंट अपनी हो गई, बराबर है, बॉक्सेस की अलाइनमेंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है अपने पास 5, तो देखो क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को कौन गया है, बी, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट 93, अब यहाँ पे बोला ई गोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ई कब गया है, तो ई जो गया वो गया है थर्सडे को, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, थर्सडे। नेक्स्ट 94 बोला है यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन डी एंड एफ, तो डी एंड एफ के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है, यहाँ पे आंसर आएगा 1। नेक्स्ट 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं तो देखो वेनसडे डी नहीं है, सैटरडे सी यस है, संडे ई नहीं है, फ्राइडे जी नहीं है, मंडे एफ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, सैटरडे सी। ओके। नेक्स्ट 96, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गोज ऑन वेनसडे, तो वेनसडे को कौन गया है, यहाँ पे देखो एफ गया है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एफ। ओके। नेक्स्ट, अब 97 का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ वी फॉर्म 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम फर्स्ट 7 8 11 फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ वर्ड एग्रीकल्चर यूजिंग द लेटर ओनली वंस, what will be the third letter from left end of the meaningful word? If no meaningful word form, then answer is P. If more than one meaningful word, answer is Q. तो देखो अगर एग्रीकल्चर फर्स्ट 7 8 11 लेटर देखते तो AULE, ओके, और यहाँ पे क्या बोला है कि जो थर्ड लेटर है उससे अगर मीनिंगफुल वर्ड देखते तो कोई भी यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट नहीं हो रहा है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, P, क्योंकि कोई भी वर्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके। नेक्स्ट 98 टू 100 का डायरेक्शन है, देखो इक्वालिटीज का दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ अटेंड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर वन आफ्टर अदर बट नॉट सेम ऑर्डर एज गिवन। ओके,
अब यहाँ पे बोला है कि डी अटेंड मोर लेक्चर देन बी बट नॉट द हाईएस्ट. 2% attend the lecture between D and E. Okay. F attend more lecture than A. 1% attend the lecture between C and A, and C does not attend more number of lecture than B. तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट होगी. इसके भी इक्वालिटीज के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा ही. ओके. इसके भी मिनिमम अपन 25 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप के, और वन बाय वन स्टेप्स, मतलब एक एक सेंटेंस के ऊपर से अपने को कैसे सेटिंग करेक्ट करना है वो मैं आपको अरेंजमेंट बताऊंगा. ओके. तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं. देखो, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड थर्ड हाईएस्ट नंबर. तो थर्ड हाईएस्ट नंबर देखते हैं तो यहाँ पे कौन है? बी. आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बी. ओके. नेक्स्ट 99. हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर देन बी. तो लेस लेक्चर अगर देखते हैं तो बी के बाद कितने हैं? 3 से, तो मतलब सी है यहाँ पे आंसर. ओके. नेक्स्ट 100. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन अटेंड हाईएस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट लेक्चर रिस्पेक्टिवली. हाईएस्ट जो है वो एफ है और सेकंड लोवेस्ट जो अगर देखते हैं तो वो है ई. तो एफ ई क्या है इसका करेक्ट आंसर है. ओके. इसके बाद सबके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी. और इसके बाद भी अपन कंटिन्यू मॉक पेपर सॉल्व करेंगे. ओके. मॉक पेपर प्लस पीवाईक्यू कंटिन्यू चलेंगे. ओके. अल्टरनेट डेज अपन हो सकते हैं क्योंकि इतना पीपीटी बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है. ओके. और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मुझे टाइम लगता है. तो अल्टरनेट डेज अपन इसको मॉक पेपर प्लस पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी. टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चंस देखते हैं तो अपन इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एक दिन में रखेंगे, प्लस मॉक पेपर अल्टरनेट मतलब सेकंड डेज में रखेंगे, क्योंकि एनआईसीएल के भी मॉक पेपर मुझे बनाना है और एसबीआई के भी, क्योंकि दोनों के मॉक पेपर जो रहेंगे वो डिफरेंट बनेंगे. ओके. तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको ऐसे ही वीडियो मिल जाए और आपकी हेल्प हो जाए. ओके. और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.